Okay, guys. So after so long time, we are finally move on the server side programming in a Golang. ठीक है. सो अभी ये लास्ट फेज है आपका और यहाँ पे आपको जॉब मिलती है. यहाँ पे हम सर्वर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से और बेस्ट तरीके से सीखेंगे और आप बेहतर तरीके से उसके अंदर काम कर पाओगे. और इंटरनेट जो है मतलब जो जॉब्स जो होते हैं इसके ऊपर ही आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास ये स्किल है तो डेफिनेटली आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा और डेफिनेटली यू विल बी गेट द जॉब. ओके. सो शुरू करते हैं. सारी चीज़ें बेसिक से शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे हम. ठीक है. तो आज का टॉपिक है हमारा गिन फ्रेमवर्क. तो गो के लाइन के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं लेकिन उसमें से गिन फ्रेमवर्क जो है ये बहुत पॉपुलर माना जाता है. इसका यूज़ बहुत बेस्ट तरीके से किया जाता है और ये लाइट वेट और वेरी फास्ट फ्रेमवर्क है कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स. ओके. तो गिन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे हम अच्छी तरीके से और इसके ऊपर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी अवेलेबल है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम गिन फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे. यहाँ पे व्हाट इज़ अ गिन. पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ अ गिन. व्हाट इज़ अ गिन. ओके. सो हियर लिख के देता हूँ मैं यहाँ पे द गिन फ्रेमवर्क is a high performance HTTP web framework written in a Go. ठीक है. तो इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाए तो आप ये कह सकते. सो गिन ये क्या है. ये एक फ्रेमवर्क है जो कि गोलैंग का इस्तेमाल करके इसको लिखा गया है. गोलैंग के अंदर इसको बनाया गया है और ये हाई परफॉर्मेंस है. मतलब ये मिनिमम टाइम और मिनिमम मेमोरी कंजप्शन करके आपको अच्छी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है. ठीक है. ये HTTP वेब फ्रेमवर्क है. इसका मतलब ये है कि ये HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ये रिक्वेस्ट लेता है यूज़र से और उसको रिस्पॉन्स देता है. तो इसलिए इसको HTTP वेब फ्रेमवर्क कहा जाता है. मतलब ये HTTP ओवर द HTTP प्रोटोकॉल ये वर्क करता है. तो ये गिन फ्रेमवर्क के बारे में इतना आपको बोलना पड़ेगा. ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट है गिन इज डिज़ाइन फॉर GIN is a design for building APIs and web services. ठीक है. तो गिन फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया गया है API बनाने के लिए एंड वेब सर्विसेज बनाने के लिए. तो वेब सर्विसेज का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम और सेटअप प्रोग्राम होता है जो कि ओवर दी नेटवर्क थ्रू वेब थ्रू इंटरनेट ओवर दी नेटवर्क वो सर्विस प्रोवाइड करता है. उसी को हम वेब सर्विस कहते हैं. API जो होता है ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहा जाता है. मतलब किसी दूसरे एप्लीकेशन है उसको कनेक्ट करना है गोलैंग के साथ तो वहाँ पे API का इस्तेमाल करके कनेक्ट करके हम उनके अंदर कोलैबोरेशन कर सकते हैं. तो ये हो गिन फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी आपको. इसके और भी जानकारी आपको हिस्ट्री वगैरह चाहिए तो आप इंटरनेट से निकाल सकते हो लेकिन इतना जो है ये सफिशिएंट है. ओके. अभी हम देखेंगे कि गिन की फीचर्स क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है. ओके. फीचर ऑफ गिन. गिन फ्रेमवर्क. ओके. गिन फ्रेमवर्क के क्या क्या फीचर है. नंबर 1 है यहाँ पे इसके अंदर राउटिंग. राउटिंग एक फीचर है यहाँ पे. नंबर 2 है मिडलवेयर. नंबर 3 है रिक्वेस्ट हैंडलिंग.
रिक्वेस्ट हैंडलिंग नंबर 4, एरर हैंडलिंग। नंबर 5, जेसन, XML and HTML rendering। फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म हैंडलिंग एंड मल्टी पार्ट फॉर्म। उसके बाद है 7 नंबर, क्वेरी एंड पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर्स। नंबर 8 है ग्रुपिंग रूट्स। नंबर 9, स्टैटिक फाइल सर्विंग। नंबर 10, कस्टम मिडलवेयर। नंबर 11, पैरामीटर वैलिडेशन। ये मैं ज़्यादा डीप में आपको ले रहा हूँ, इतने फीचर्स ज़्यादा नहीं लेते कोई, लेकिन मैं ज़्यादा फीचर ले रहा हूँ यहाँ पे। रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम आउट। context and timeout। टेम्पलेट रेंडरिंग। टेम्पलेट रेंडरिंग, टेस्टिंग, परफॉर्मेंस, एंड memory efficiency। उसके बाद है 14, डेटा बाइंडिंग। कस्टम वैलिडेटर। कस्टम एरर हैंडलिंग। कस्टम एरर हैंडलिंग, रीडायरेक्ट्स। कस्टम रिस्पॉन्स राइटर।
Number 18, context keys and values. Context keys and values. इसके बाद है कस्टम रिस्पॉन्स फॉर्मेट. रेट लिमिटिंग. उसके बाद है हैंडलिंग वेब सॉकेट. वेब सॉकेट स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स. ट्वेंटी 3 विद गो रूटीन. उसके बाद है 24 सेशन एंड कुकीज. सेशन एंड कुकीज 25 लॉगिंग. ग्रेसफुल शटडाउन. नंबर 27 मॉड्यूलर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर. एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एंड उसके बाद है लास्ट 28 सिक्योरिटी फीचर्स. और 29 वर्जनिंग एपीआई. ओके सो गाइज ये जो गिन के फ्रेमवर्क की ये जो फीचर्स मैंने निकाले यहाँ पे. ओके तो ये बहुत सारे फीचर्स मैंने निकाले यहाँ पे. मतलब यहाँ पे बहुत ये डीप में लिया है पूरा. इतना डीप में सिलेबस एक्चुअली नहीं लिया जाता इतना. ये कंपनी के अंदर भी इंजीनियर इतना कुछ नहीं करते. तो हम डिसाइड करेंगे बाद में हमें इतना पढ़ना है या फिर उसमें से छोटे छोटे जितने हैं थोड़े थोड़े वो पढ़ना है. ठीक है जितने रिक्वायर है उतने, या फिर आपको पूरा पढ़ना है तो आई आल्सो कैन रेडी टू टीच यू ऑल द फीचर्स. ओके सो दैट्स दिस चॉइस इज डिपेंड ऑन यू. ओके हियर राइट नाउ अभी हम एक एक फीचर को अच्छी तरीके से देखेंगे यहाँ पे और उसको उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से काम करता है. ठीक है तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एपीआई के बारे में. ओके रेस्ट एपीआई के बारे में देखेंगे. उससे पहले थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखेंगे हम किस तरीके से वेब आर्किटेक्चर पे हमें काम करना है यहाँ पे और ये किस तरीके से काम करता है. ओके तो इसमें किसी को डाउट है कुछ? यस तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द वेब एपीआई
कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वेब एपीआई कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये होता है हमारा क्लाइंट। यहाँ पे इस तरीके से जो क्लाइंट होता है उसका एप्लीकेशन उसके डिवाइस के ऊपर उसको दिखता है, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो या चाहे वो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, जो भी HTTP इनेबल डिवाइस है, ठीक है। तो उसको कुछ डेटा चाहिए होता है, तो हमारा डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे होता है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस के अंदर वो डेटा हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो सकती है, वहाँ पे हमने क्या किया है, डेटा को स्टोर करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी सबको ये डेटा चाहिए, तो ये डेटा चाहिए तो डायरेक्टली ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं कर सकते, डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं दे दिया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक मिडल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है सर्वर लेवल का, जो कि ट्रस्टेड हो। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि एक लेयर और एक ऐड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम बोलते हैं सर्वर यहाँ पे एक सर्वर होता है, ओके। और ये सर्वर क्या करता है, यहाँ पे मान लो कि जैसे कि यहाँ पे एक सर्वर होता है और यहाँ पे एक हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज क्या होती है, सर्वर के ऊपर रन होती है, ओके। जैसे हम यहाँ पे गोलैंग यूज़ करते हैं, गोलैंग। और यहाँ पे होता है वेब सर्वर, ठीक है। तो जैसे भी ये क्लाइंट है, क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट वेब सर्वर को भेजता है, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को गोलैंग को भेजता है, एग्जीक्यूट करता है। गोलैंग ये डेटाबेस के अंदर का डेटा निकालता है, फिर प्रोसेस रिवर्स होती है इस तरीके से, और फिर डेटा वेब सर्वर के पास चला जाता है, और बाद में इस तरीके से यूज़र को रिस्पॉन्स मिलता है इस तरीके से। तो ये जो सारी चीज़ होती है ये HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर से होती है, HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। और यहाँ पे इसी को कहा जाता है HTTP रिक्वेस्ट, और इसी को कहा जाता है HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, काम होता है, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो यहाँ पे इस तरीके से, और सेम रिस्पॉन्स इस तरीके से इसको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो या फिर कोई भी डिवाइस हो जो कि HTTP इनेबल डिवाइस हो, तो आपको इस तरीके की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये है जनरल मॉडल कि किस तरीके से क्या हमारा सर्वर साइड प्रोग्राम हम बनाते हैं एप्लीकेशन। तो ये जो है ये है 3 टायर आर्किटेक्चर, दिस इज कॉल्ड एज अ 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर, तो ये डेटाबेस से एक अलग एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है, अलग इसका कोड है, अलग ये टेक्नोलॉजी है। तो ये टायर हो गया, टायर 3। गोलैंग सर्वर और वेब सर्वर ये टायर 2 हो गया, और ये जो है टायर 1 हो गया, ठीक है। तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर है, मतलब आपका एप्लीकेशन 3 टायर के अंदर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होके अपना काम पूरा कर रहा है। तो ये 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में 3 टायर आर्किटेक्चर पे काम चलता है। तो अभी हम इसी 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे, ओके। मतलब इसी आर्किटेक्चर के ऊपर हम कोडिंग करेंगे और चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो कि अभी हम काम करेंगे कहाँ पे, ये वेब सर्वर तो ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया गया है, तो हमें इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ यहाँ पे काम करना है गोलैंग के ऊपर, और यहाँ से डेटाबेस का कोड करके डेटाबेस से डेटा लेना है, बस इतना ही काम हमें करना है यहाँ पे, ओके। और फिर यहाँ पे ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट के बारे में अभी कुछ सोचना नहीं है, हमें सिर्फ सर्वर के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे जो सर्वर है गोलैंग सर्वर है, जो यहाँ पे गोलैंग के बारे में ही सोचना है, और कोड गोलैंग के अंदर ही करना है, ताकि वो ओवर दी नेटवर्क उसको कोड को कोई क्लाइंट एक्सेस कर सके और उसके ज़रिए कुछ सर्विस ले सके, ठीक है। तो ये काम हमें करना है, ठीक है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अभी हमें क्या करना है, तो हम गोलैंग के अंदर ही काम करेंगे। तो यहाँ पे गोलैंग के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर यूजिंग अ फ्रेमवर्क, यहाँ पे फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं हम, और इसी को बोला जाता है गिन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं गिन को, ठीक है।
तो ये गिन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हम ये चीज़ों को क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक थोड़ा सा एक पैटर्न देखेंगे कि हम किस तरीके की पैटर्न यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आर्किटेक्चरल पैटर्न। आर्किटेक्चरल पैटर्न अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आर्किटेक्चरल पैटर्न है, इसके अंदर हम देखेंगे MVC पैटर्न। MVC पैटर्न, ठीक है। तो ये जो MVC है इसी को कहा जाता है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। ठीक है, तो ये MVC पैटर्न के ऊपर ही काम किया जाता है 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात आती है यहाँ पे कंट्रोलर। तो यहाँ पे मॉडल जो होता है नंबर 1 मॉडल, इट रिप्रेजेंट डेटा स्ट्रक्चर और business logic that perform operation on a data। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल जो होता है मॉडल, ओके, इसका मेन काम क्या करता है। मॉडल 2 तरीके के मॉडल होते हैं। ओके, एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखेंगे, या फिर कोई बिजनेस लॉजिक होता है, हम लॉजिक बना के रखेंगे जो कि बार बार उसको रीयूज़ करेंगे बेस ऑन हमारे डेटा के ऊपर। तो इस तरीके की जो भी फंक्शंस होते हैं या फिर जो भी कोड होता है उसी को मॉडल कहा जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे मॉडल MVC। वी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वी फॉर व्यू। It is a graphical user interface written in respective technology, specially interact with user। ठीक है, अब यहाँ पे जो कहा जाता है व्यू का मतलब क्या होता है कि यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, उसका कोड एक फाइल के अंदर बनाया जाता है और उसी को कहा जाता है व्यू कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी व्यू होते हैं उसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है, तो यूज़र को इंटरेक्शन करने के लिए स्पेशली कोड बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूरा सेपरेट किया जाता है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्टोर करने के लिए मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई रीयूजेबल फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उस टाइप का कोड होता है, उसी को मॉडल कहते हैं। व्यू होता है मतलब यूज़र इंटरफेस रिलेटेड सेपरेट कोड किया जाता है, उसी को आप व्यू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोलर नंबर 3। controller, it is a main component that responsible to take a request from client and provide the response based on view and model। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोलर जो होता है एक्चुअली ये मेन कंपोनेंट होता है। ओके,
तो जो भी कोड होता है उसको हम कंट्रोलर कहते हैं। तो कंट्रोलर का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना और उसको क्लाइंट को रिस्पांस प्रोवाइड करना। तो रिक्वेस्ट और रिस्पांस देने में वो व्यू का इस्तेमाल कर सकता है और मॉडल का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये हो गया कंट्रोलर। ओके, तो ये MVC पैटर्न जो होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसी पैटर्न के ऊपर 3 टायर आर्किटेक्चर के एप्लीकेशन रन होते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है तो थोड़ा इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा डायग्रामेटिकली। यहाँ पे होता है आपका कंट्रोलर, इसको हम बोलेंगे कंट्रोलर। यहाँ पे होता है मॉडल, और यहाँ पे होता है व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोलर, व्यू, मॉडल, ये क्या है? कुछ नहीं, ये सिर्फ कोड ही होता है। अलग अलग टाइप का कोड होता है, उसी को ये नाम दिए गए हैं पहली बात, और उसका अलग अलग पर्पज़ होता है तो ये उसको नाम दिए गए हैं। तो इसको इस तरीके के नाम से रेफर किया जाता है। लेकिन कंट्रोलर बोले तो ऐसा कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर मॉडल बोले तो उसके बेस ऑन उसके ऑपरेशंस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी के बेस पे उसको नाम दिए गए हैं कि ये कंट्रोलर है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये व्यू है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये मॉडल है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। तो इस तरीके से उसको नाम दिए गए हैं। ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन करने की कोई बात नहीं, जस्ट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि कोड होता है, कोड को डिस्टिंग्विश किया जाता है उसके फंक्शनैलिटी के हिसाब से। ओके, तो सिमिलर फंक्शनैलिटी का कोड जो होता है उसको अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो यहाँ पे मॉड्यूलरिटी मेंटेन की जाती है। ओके, तो सेम इसी तरीके से ये 3 तरीके के कोड है हमारे पास। एक कंट्रोलर है, मॉडल है, एक व्यू है। अब यहाँ पे जो क्लाइंट है, क्लाइंट का मतलब क्या है? जो भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, ठीक है, वो क्लाइंट हो गया। तो रिक्वेस्ट पहले इसकी कहाँ पर जाती है? कंट्रोलर के पास जाती है रिक्वेस्ट। कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद यहाँ पे 2 चीज़ें आती है। ओके, 2 चीज़ें आती है कि डायरेक्टली कंट्रोलर क्या कर सकता है, मॉडल के पास चला जा सकता है, मॉडल से डेटा लेता है। ओके, क्योंकि मॉडल क्या हो, मॉडल का मतलब डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं या फिर कोई बिजनेस लॉजिक लिखते हैं जिसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल के पास चला जाता है और उसका यूज़ करके डेटा लेता है। ओके, तो ये डायरेक्टली डेटा लेके कंट्रोलर खुद के पास डेटा लेगा और वो रिस्पॉन्स दे देगा। यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कंट्रोलर क्या करेगा, कुछ व्यू रिटर्न करना चाहेगा तो व्यू रिटर्न कर सकता है इस तरीके से। यहाँ पे व्यू के पास जाएगा और व्यू के अंदर जो डेटा डिस्प्ले होने वाला है वो मॉडल से डेटा डिस्प्ले होता है यहाँ पे व्यू के अंदर। ठीक है, तो मॉडल से डेटा व्यू के अंदर डिस्प्ले होगा, व्यू को कॉल करेगा, फिर व्यू को यहाँ पे लेगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरीके से आपको कोडिंग करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका MVC पैटर्न। इसी को कहा जाता है MVC पैटर्न, MVC आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है ये किस तरीके से MVC है। MVC के बारे में गलत फहमी मत फैलाओ। MVC अलग तरीके का है, मतलब एक वे है, एक कॉमन सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम के ऊपर कि इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर इस तरीके से इस प्रॉब्लम के साथ हम डील करेंगे, उसी को बोला जाता है MVC। ठीक है, ठीक है, तो हमें इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो हमें कुछ कंट्रोलर बनाने हैं, यहाँ पे कंट्रोलर बनाने हैं, कुछ मॉडल बनाने हैं, कुछ व्यू बनाने हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल होती है यहाँ पे व्यू के अंदर हम यूज़र इंटरफेस का कोड करते हैं। तो नॉर्मली हम ब्राउज़र के ऊपर व्यू रेंडर करने वाले हैं तो ब्राउज़र सपोर्ट करता है HTML को। तो यहाँ पे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट 3 टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, HTML CSS जावास्क्रिप्ट।
ठीक है। और कंट्रोलर जो होता है यहाँ पे हम गोलैंग का इस्तेमाल करते हैं, गोलैंग, और यहाँ पे मॉडल के अंदर भी हम क्या करते हैं, गोलैंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये मॉडल जो है ये डेटाबेस से डेटा ये रिट्राइव कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस है पोस्टग्रे एसक्यूएल, तो ये डेटाबेस है पोस्टग्रे, ठीक है। और जो भी मॉडल है डेटा इस डेटाबेस से वो उठाता है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर डेटा रखता है या फिर उससे डेटा लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एमयूसी आर्किटेक्चर वर्क होता है और हमें इसी के ऊपर ही अभी काम करना है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एक सिंपल गोलैंग का प्रोग्राम देखेंगे, सर्वर साइड का गिन का, कि वो प्रोग्राम सिंपल एक सर्वर क्रिएट करेंगे, हम एक सिंपल एपीआई बनाएंगे और उस एपीआई के बारे में जानकारी हम आपको दे देंगे। या फिर इससे पहले थोड़ा एचटीटीपी के बारे में लगता है मुझे आपको पढ़ाना है, तो एचटीटीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। एचटीटीपी इनमें एक यूट्यूब पे मेरा वीडियो एचटीटीपी का देखा क्या आपने? एचटीटीपी नहीं सर, नहीं देखा। तो क्या करना है, वो लेना है या फिर वो वीडियो देख के कवर करते हो? ले लो सर। लेना है क्या? ठीक है। ये आपको पढ़ाता नहीं है एचटीटीपी के बारे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम डीपली जाएंगे थोड़ा सा, तो तभी ये बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करो, मैं जैसा आपको चला रहा हूँ वैसे चलो, आपको स्किल मिलेगा। एक बार स्किल मिल गया तो जॉब आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम देखेंगे एचटीटीपी के बारे में। एचटीटीपी इसी को कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, it is the foundation of communication on the web। तो यहाँ पे HTTP जो होता है ये एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करता है वेब के ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो जो भी वेब है HTTP के थ्रू ही वेब चलता है और HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही वेब के कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इट डिफाइन हाउ क्लाइंट यूजुअली ब्राउज़र and server communicate, ठीक है। अगर बात आती है वेब की, तो वहाँ पे वेब का एक आर्किटेक्चर होता है जहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर का जो भी कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इसी को फाउंडेशन कहा गया है, इज द फाउंडेशन और कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। और नॉर्मली क्लाइंट कौन होते हैं? जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं, मतलब जो कोई HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने वाला है वो ऑलवेज क्लाइंट होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके थोड़े से अलग अलग चीज़ें देखेंगे इसके HTTP के। ओके, तो सबसे पहले हम HTTP के कुछ मेथड देखेंगे और HTTP की मेथड देखेंगे क्या है क्या नहीं, ओके। तो HTTP प्रोटोकॉल के कुछ मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स है। उस मेथड के ज़रिए क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकता है, ओके। तो रिक्वेस्ट भेजने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड का अलग अलग पर्पज़ होता है। तो उसके हिसाब से क्लाइंट सर्वर को क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है और बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट मेथड सर्वर अंडरस्टैंड करता है कि उसको अभी क्या करना है, ठीक है। इसलिए HTTP की मेथड आपको पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो हियर पहली मेथड है HTTP की गेट मेथड। गेट रिक्वेस्ट डेटा
from the server, no request body and used to retrieve resources. अब जो HTTP गेट मेथड के ज़रिए अगर आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे तो इसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी क्लाइंट गेट मेथड का इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसका मतलब उसको सिर्फ डेटा चाहिए सर्वर से। वो कोई डेटा सर्वर को भेजने वाला नहीं है, उसके पास कोई बॉडी नहीं है। ओके, तो वो क्या करेगा, डेटा सिर्फ सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, मुझे डेटा चाहिए, मुझे आप डेटा दे दो। मैं आपको कोई बॉडी मतलब कोई बल्क में डेटा नहीं देने वाला हूँ, मुझे छोटा सा कुछ तो भी दूंगा, उसके ऊपर मुझे डेटा चाहिए, सिर्फ डेटा रिट्राइव करने के लिए, विदाउट सेंडिंग HTTP बॉडी। ओके, तो जैसे भी यहाँ पे ये HTTP की जो होता है प्रोटोकॉल, जैसे भी कोई रिक्वेस्ट सेंड होती है यहाँ पे, उसके दो पार्ट होते हैं। ओके, एक होता है पेलोड, इसी को हम बोलते हैं रिक्वेस्ट बॉडी, और एक होता है हेडर इन्फॉर्मेशन, हेडर इन्फो। ओके, तो ये HTTP रिक्वेस्ट जब सेंड होती है, ओके, तो सेंड होते वक्त एक तो यहाँ पे बॉडी होती है, यहाँ पे डेटा होता है, कोई डेटा सर्वर को भेजा जाता है, उसको पेलोड कहा जाता है या फिर रिक्वेस्ट बॉडी कहा जाता है। और ये होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन होती है कि क्लाइंट को इसके बारे में सर्वर को जानकारी होती है कि अभी क्या करना है, आपको किस टाइप का डेटा है, आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हेडर के अंदर होती है। तो जैसे भी गेट मेथड का इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर ये पेलोड नहीं होता है। ओके, उसके अंदर सिर्फ हेडर होते हैं और उसके ज़रिए वो सर्वर को बोलता है कि भाई मुझे क्या करो कि सिर्फ डेटा दे दो। ओके, सिर्फ रिसोर्स कंज्यूम करने के लिए गेट मेथड का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ सेकंड समझ में आया गेट मेथड का पर्पस क्या होता है। तो नाउ सेकंड होता है यहाँ पे मेथड है, ये क्या हो गया, पोस्ट मेथड। Send data to the server, send data to the server, typically user to create a resource। अब पोस्ट मेथड से जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तो इसका मेन पर्पस होता है कि सर्वर को कुछ डेटा सेंड करना है हमें। ओके, और सर्वर को डेटा सेंड इसलिए किया जाता है कि मतलब सर्वर के ऊपर हम डेटा सेंड के कुछ रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज क्रिएट करने का मतलब क्या है कि मतलब कोई डेटा हम सर्वर को देते हैं तो सर्वर उस डेटा को किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रखेगा, या फिर सर्वर उसको किसी दूसरे सर्वर को भेजेगा, या फिर सर्वर उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखेगा। तो मतलब क्या है कि क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्स क्रिएशन का काम करने के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जो होती है उसके अंदर जो भी हमारा डेटा होता है, हम डेटा सेंड करते हैं सर्वर को। तो अगर आपको सर्वर को डेटा सेंड करना है तो आपको पोस्ट मेथड से ही रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके का जो HTTP प्रोटोकॉल जो होता है, तो यहाँ पे होती है बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी, और हेडर इंफॉर्मेशन। तो ये होता है यहाँ पे डेटा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर ये रिक्वेस्ट बॉडी होती है, इसी को पेलोड कहा जाता है। पेलोड, अगर बात आती है पेलोड की तो आपको समझ जाना है कि ये चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर डेटा होता है और ये डेटा भेजा जाता है सर्वर को टू क्रिएट द रिसोर्सेज। नंबर 3, पुट रिक्वेस्ट। पुट मेथड replace the entire
replace the entire resource with the request payload. ठीक है, अभी अभी आपको क्या करना है कि ऑलरेडी एक रिसोर्स आपने बनाया हुआ है सर्वर के ऊपर, लेकिन आपको उसको हटा के उसकी जगह नया रिसोर्स बनाना है। मतलब आप कोई डेटा देने वाले हो और पहला डेटा वो निकाल देगा और उसी जगह पे नया डेटा आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके की जो भी आपको ऑपरेशन करना है तो आप पुट रिक्वेस्ट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ठीक है, ये पर्पज़ होता है पुट रिक्वेस्ट का। तो इसके पास भी एक पेलोड होता है यहाँ पे, यहाँ पे इसके पास होता है रिक्वेस्ट पेलोड, और यहाँ पे हेडर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा होता है डेटा। समझ में आप पुट रिक्वेस्ट का क्या काम होता है। ये इंटरव्यू में आपको मेथड पूछे जा सकते हैं, कितने मेथड है, हर कौन सी मेथड का क्या काम है। पैच मेथड, अब इसका काम है पार्शियली अपडेट एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस। अब पैच मेथड का मतलब क्या है। पैच का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऑलरेडी बनी वाली है, ओके, लेकिन उसको कुछ ठीक ठाक करना है, अधूरी है, तो उसको हम पैच लगा देते हैं। ओके, जैसे हमारे स्कूल में बचपन में हम जैसे चड्डी पहनते थे और वहाँ पे कहीं तो भी ऐसा फटे वाला रहता था तो उसके ऊपर ठिगड़ लगाते थे यहाँ पे, तो वो पैच कर दिया था उसको। वैसे भी आपका जो भी डेटा आपका है वो पार्शियली अपडेट करना है, मतलब पूरा डेटा आपको अपडेट नहीं करना है, उसमें से कुछ डेटा ही अपडेट करना है आपको। इस तरीके की रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर को, तो आप कौन सी रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो, पैच रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे डेटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड है एम्प्लॉय नेम एज सैलरी, तो आप उसकी सिर्फ सैलरी चेंज करनी है, आपको पूरा रिकॉर्ड नहीं से चेंज करना है, तो वो पूरी सिर्फ सैलरी चेंज की म्हणजे आपने पैच कर दिया उसको। ठीक है, तो आपको कोई भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है सर्वर के ऊपर और उसको क्या करना है, आपको अपडेट करना है, पार्शियली अपडेट करना है, मतलब पूरा रिकॉर्ड अपडेट नहीं करना है, ज़रूरी थोड़ा बहुत कुछ अपडेट करना है। तो उस टाइम आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो सर्वर को। रिक्वेस्ट कौन सी यूज़ कर सकते हो आप, HTTP की पैच रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डिलीट। डिलीट द स्पेसिफाइड रिसोर्सेस। तो डिलीट का नाम में ही डिलीट है। अगर आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है सर्वर के ऊपर, कोई रिसोर्स डिलीट करना है, तो स्पेसिफाइड मतलब जिसको भी आप स्पेसिफाई करोगे वही रिसोर्स क्या होगा, डिलीट होगा। तो या उस टाइम आप डिलीट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, सर्वर को डिलीट मेथड से रिक्वेस्ट भेज सकते हो सर्वर को। ठीक है, उसके बाद है, इससे पहले पता था आपको ये रिक्वेस्ट सारे, यस। नहीं सर। हेड ये सिमिलर है, सिमिलर टू गेट रिक्वेस्ट बट the server only return the header without बॉडी। अब आपको सर्वर को कुछ
सर्वर से सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, हेडर इन्फॉर्मेशन लेनी है, सर्वर से कोई डेटा नहीं लेना है आपको, तो उस टाइम आप हेड रिक्वेस्ट भेज सकते हो सर्वर को कि भाई कुछ हेडर दे दो। हेडर का मतलब क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हेडर। तो कुछ हेडर चाहिए क्लाइंट को सर्वर से, लेकिन कुछ डेटा वगैरह नहीं चाहिए। तो ये सिमिलर गेट मेथड जैसा है, लेकिन गेट मेथड के अंदर डेटा सर्वर भेजता है हेडर के साथ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हेडर ही भेजा जाता है, डेटा नहीं भेजा जाता है। तो इस तरीके की जो भी रिक्वेस्ट होती है उसी को कहा जाता है हेड रिक्वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस डिस्क्राइब the communication option for the target resources। or get a permission from the server before sending request। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन मेथड जो होती है, ये ऑप्शन मेथड ऑटोमेटिकली क्या होती है, जैसे भी आप क्लाइंट सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र 8 रिक्वेस्ट पहले भेजता है और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जाती है। ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन इंटरनली सर्वर ब्राउज़र कितनी रिक्वेस्ट भेजता है, 8। तो उसमें से एक है ऑप्शन रिक्वेस्ट। ये ब्राउज़र खुद ही भेजता है सर्वर को और परमिशन लेता है कि भाई ये जो बंदा आपको रिक्वेस्ट भेजने जा रहा है, क्या आप इसको अलाउ करते हो, आर यू रेडी टू अलाउ हिम। अगर सर्वर क्या करेगा, सर्वर ने उसको अलाउ कर दिया, कुछ हेडर सर्वर ने सेंड कर दिए, अलाउ एक्सेस ओरिजिन आपने सुना होगा, अलाउ एक्सेस, अलाउ कंट्रोल, अलाउ एक्सेस ओरिजिन कंट्रोल, अलाउ एक्सेस ओरिजिन हेडर, ऐसे कुछ आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो अगर सर्वर अलाउ करता है तो तब जाके फिर फाइनल आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है। तो ऑप्शन रिक्वेस्ट जो होती है उसी को प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट कहा जाता है। ओके, तो ये रिक्वेस्ट इंटरनली होती है। इसका बहुत बड़ा पर्पज़ होता है ये रिक्वेस्ट का कि यहाँ पे जो भी आप कॉर्स जो कहा जाता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर नहीं, कॉर्स क्रॉस क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कहा जाता है इसको, कॉर्स। तो ये जो प्रॉब्लम आता है आपको, कॉर्स नाम का एरर आता है, मोस्ट ऑफ दी वो एरर फेस करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, जहाँ पर वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उस तरह का प्रोविजन नहीं होता है तो ब्राउज़र अलाउ ही नहीं करता वो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, तो वहाँ पे कॉर्स का एरर आता है। तो क्रॉस का मतलब होता है कि क्रॉस साइट रिसोर्स शेयरिंग, मतलब दो अलग अलग वेबसाइट वेबसाइट एक दूसरे के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को अलाउ अगर करते हैं तभी जाके डेटा शेयर होता है। ओके, तो ये ऑप्शन रिक्वेस्ट ब्राउज़र पहले भेजता है। जैसे मान लो कि मेरी google.com वेबसाइट है और फेसबुक की एक वेबसाइट है, तो फेसबुक ने गूगल को रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे ये डेटा दे दे। तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले ब्राउज़र क्या करता है, पहले परमिशन लेता है गूगल से कि भाई फेसबुक वाला आपको रिक्वेस्ट मांग रहा है, आपसे कुछ रिक्वेस्ट भेजने का सोच रहा है, तो अब आप उसको अलाउ करते हैं क्या, बोलो मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तब जाके गूगल का जो भी API है उसने अगर ऑप्शन दे दिए हो, चलो भाई अलाउ कर देते हो, तब जाके फिर वो रिक्वेस्ट जाती है उसको, नहीं तो रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाती है। ओके, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे डेवलपर फेस करते हैं जो न्यू डेवलपर है, तो उनके लिए ये कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये सारी चीज़ें पता सिखा दूंगा। तो इसलिए ये HTTP प्रोटोकॉल पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आया ऑप्शन रिक्वेस्ट। कनेक्ट, establish a tunnel
to the server, typically for HTTPS. ठीक है, HTTP की कनेक्ट मेथड है, ये हम नहीं यूज़ करते, ये इंटरनल यूज़ होती है। इसका इस्तेमाल करके एक टनल क्रिएट होता है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है क्लाइंट टू सर्वर, और थ्रू डेटा सेंड होता है उसके थ्रू। ठीक है, तो ये इंटरनल मैकेनिज्म है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, उसके बाद मेथड ट्रेस। equals the received request used for debugging। ओके, तो यहाँ पे ट्रेस मेथड एक है HTTP की। तो इस मेथड का पर्पज़ यही होता है कि जो भी सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजा है, सर्वर ने मतलब रिस्पांस भेजा है, उस रिस्पांस को सिर्फ देखना है क्या क्या भेजा है, कैसा रिस्पांस आया है। यहाँ पे डिबगिंग पर्पज़ के लिए कि हम उसको चेक करना चाहते हैं कि सर्वर ने किस तरीके से रिस्पांस भेजा है, क्या क्या हेडर भेजे है। तो ये इंटरनली ट्रेस मेथड HTTP का इस्तेमाल होता है, तो हम भी सेंड कर सकते हैं ट्रेस करने के लिए। ठीक है, तो गाइज ये थे HTTP मेथड जो आपको पता होना ज़रूरी थे कि किस मेथड का क्या पर्पज़ है, और इसी मेथड के बेस पे हम API बनाने वाले। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, अभी HTTP रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर, जब HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है तो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है ये देखेंगे हम। ठीक है, सो हियर HTTP रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी HTTP की रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर को, तो वो किस तरीके से सेंड होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सो नंबर 1 रिक्वेस्ट लाइन। एक रिक्वेस्ट लाइन होती है सबसे पहले। ओके, इट कंटेन द मेथड, it contain number 1 the method, number 2 path, number 3 HTTP वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे भी हमारी रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर को, तो इसका रिक्वेस्ट का फॉर्मेट ये होता है कि पहले आती है रिक्वेस्ट लाइन। रिक्वेस्ट लाइन के अंदर 3 चीज़ें होती है, यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, इसी को कहा जाता है रिक्वेस्ट लाइन। 3 चीज़ें होती है, मेथड, पाथ, HTTP वर्जन। मतलब आपने किस मेथड का इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट भेजिए, पाथ कौन सा पाथ था उसको आपने रिक्वेस्ट भेजिए, और करंटली HTTP का कौन सा वर्जन आपने यूज़ किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है रिक्वेस्ट लाइन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल, मेथड नाम था गेट रिक्वेस्ट भेजिए, पाथ है स्लैश, जैसे कि index.html फाइल है, और HTTP का वर्जन कौन सा है, HTTP वर्जन 1.1। ये होती है आपकी रिक्वेस्ट लाइन। तो इसका मतलब क्या होता है कि कौन सी मेथड है, ये है मेथड, HTTP मेथड। कौन सा मेथड यूज करके रिक्वेस्ट भेजिए, गेट मेथड। ओके, ये है रिसोर्स पाथ, किसको रिक्वेस्ट भेजिए, रिक्वेस्ट पाथ, कौन सा पाथ यूज़ किया था, और यहाँ पे ये है वर्जन।
HTTP वर्जन, कौन सा वर्जन HTTP का यूज़ किया गया है, ठीक है। ये है फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन ये है हेडर्स। मेटाडाटा about the request, example content type, authentication, authentication token, etc. ओके तो सेकंड इसमें क्या होता है ये कि कुछ हेडर्स भेजे जाते हैं। जैसे जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जैसे कोई भी क्लाइंट है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो कुछ हेडर भी उसके साथ भेज देता है कि रिक्वेस्ट का डेटा कौन सा है। जैसे कंटेंट टाइप क्या है, आपने देखा होगा कंटेंट टाइप आपको दिखा होगा कभी कि ये रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा मैं भेज रहा हूँ तो वो जो कुछ कंटेंट भेज रहा हूँ वो कंटेंट का टाइप क्या है। तो सर्वर को उसके बाद समझ में आता है कि ये कंटेंट का टाइप ये है, इसलिए मैं इस तरीके की एनकोडिंग यूज़ करो उस डेटा को डिकोड करने के लिए। तो कंटेंट टाइप, ऑथेंटिकेशन टोकन होते हैं, ये अदर इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम सर्वर को भेजते हैं रिक्वेस्ट के साथ। ओके तो वो भी यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर हेडर भी आपको दिखने को मिलेंगे यहाँ पे। ओके जैसे कि एग्जांपल होस्ट www.codelanguage.com, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ हेडर्स भी भेजे जाते हैं। जैसे होस्ट एक हेडर है और उसकी वैल्यू क्या है, ये codelang.com, मतलब किस होस्ट को रिक्वेस्ट भेजी गई है। ओके ये भी डिटेल यहाँ पे मिलता है कि रिक्वेस्ट किसको भेजी है, होस्ट कौन है, जहाँ पर सर्वर कौन सा है जिसके ऊपर वेबसाइट है आपकी, उसको आपने रिक्वेस्ट भेजी है। ओके तो इस तरीके से। उसके बाद है बॉडी। ऑप्शनल डेटा, जैसे कि फॉर्म डेटा, जेसन, पेलोड, पोस्ट, पुट रिक्वेस्ट, ठीक है। तीसरा होता है बॉडी होती है। ओके HTTP रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी होती है, ये ऑप्शनल डेटा है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी हो। कुछ मेथड होती है उसके अंदर बॉडी होती है, लेकिन बॉडी जो होती है मैक्सिमम पोस्ट और पुट मेथड के अंदर ही बॉडी होती है जिसके अंदर डेटा सर्वर को भेजा जाता है। ओके तो HTTP का जो स्ट्रक्चर है रिक्वेस्ट का, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया रिक्वेस्ट का, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड।